गुड इवनिंग गाइस। आज हम एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण चैप्टर जल के बारे में डिस्कस करेंगे। जल बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है बाय पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर ये जल है, तो इसको हम ध्यान से पढ़ेंगे। जल अत्यंत ही महत्वपूर्ण यौगिक है। इसके बिना आप सभी लोग जानते हैं जल के बिना जीवन संभव नहीं है। कहा भी गया है कि जल के बिना जग शून्य। ठीक है, पूरे ब्रह्मांड में ये पूरा यूनिवर्स जो है आपका, इस पूरे यूनिवर्स में पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसके ऊपर जल उपस्थित है। ठीक है, संभवतः वैज्ञानिकों ने रिसर्च करके ये पाया है कि मंगल के ऊपर भी जल की उपस्थिति को अभी लोग अनुमान लगा रहे हैं कि वहाँ भी जल उपस्थित है। ठीक है, तो वहाँ पे रिसर्च चल रहा है। तो अभी फिलहाल में प्रेजेंट जो कंफर्म कंडीशन है, पूरे ब्रह्मांड में पृथ्वी एक इकलौता ग्रह है जिसके ऊपर जल पाया जाता है। ठीक है, तो ये जो जल होता है इसके बारे में आज हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे अणुसूत्र से। जल का अणुसूत्र जो होता है H2O होता है। H2O इसके अणुसूत्र से हमें ज्ञात होता है इसके निर्माण के बारे में कि ये कैसे बना हुआ है। अणुसूत्र इसके फॉर्मेशन को बताता है। जैसे कि अणुसूत्र H2O हो गया, तो आपने देखा कि इसमें हाइड्रोजन के दो अणु एक ऑक्सीजन से कंबाइंड करके जल को बना रहा है। तो H2O डिनोट करता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात जल में 2:1 का होता है। यदि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 में न लिया जाए तो जल की जगह पे किसी अन्य चीज का फॉर्मेशन होने लगेगा। ठीक है, तो ये निश्चित मात्रा में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब मिलते हैं, अर्थात 2:1 के अनुपात में मिलते हैं, तभी हमको जल प्राप्त होता है। ठीक, दूसरा पॉइंट हम इसके बारे में समझेंगे कि ये पृथ्वी पे कितने % भाग पे है। तो आप जानते हैं पृथ्वी जो होता है इसके दो ही पार्ट हैं, एक स्थल भाग, एक जल भाग। स्थल भाग कम है और जल भाग ज़्यादा है। तो पृथ्वी पे 71% पार्ट है जल का, लगभग 71% पार्ट पे पृथ्वी पे जल उपस्थित है, अर्थात 3/4 भाग पे जल उपस्थित है। ठीक है, ये तो रही पृथ्वी की बात। अब आते हैं हम मनुष्य के शरीर के अंदर, मनुष्य की बॉडी के अंदर कितना % जल होता है। ठीक है, तो मनुष्य के जो बॉडी होता है, मनुष्य के जो शरीर होता है, उसका वेट लेंगे। मनुष्य के शरीर का जो भार है, उस भार का 65 से 70% पार्ट क्या होता है, जल होता है। तो मनुष्य के शरीर के भार के 65 से 70% के लगभग में उसके शरीर में जल पाया जाता है। ओके, तो आपने 4 चीज़ें देख लिया। जल का अणुसूत्र क्या है, जल के निर्माण में कौन से तत्व सम्मिलित हैं, किस अनुपात में है। नंबर 3, पृथ्वी पे जल की उपस्थिति कितनी है। नंबर 4, मनुष्य के शरीर के अंदर कितना जल उपस्थित है। अब देखेंगे हम जो जल होता है, ये जो जल है आपका, इसका घनत्व किस टेम्परेचर पे सबसे अधिक होता है। तो याद रखिएगा, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जल का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पे ही मिलता है। यानी 4 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पे, टेम्परेचर पे जल का घनत्व सर्वाधिक होता है। ओके, अब इसके बारे में देखिए, जल जो होता है यदि शुद्ध रूप में हो, वैसे जल हम देखते हैं जनरली शुद्ध रूप में जल हमको नहीं मिल पाता पूर्णतः शुद्ध। यहाँ तक कि लोग कहते हैं कि बारिश का जल जो होता है वो पूर्णतः शुद्ध होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। बारिश के जल में भी कुछ अशुद्धियाँ मिली होती है। यानी बारिश का जल भी पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होता है, काफ़ी हद तक शुद्ध होता है, लेकिन पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं कर सकते उसको, क्योंकि बारिश का जल जब ऊपर से चलता है तो बीच में धूल के कण वगैरह मिल जाते हैं बहुत सारे, तो उसमें भी कुछ अशुद्धियाँ, मिनरल्स वगैरह पाए जाते हैं। तो बारिश के जल को भी हम पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं कहेंगे। आशुद्ध जल जो होता है उसे हम पूर्ण रूप से शुद्ध बोलेंगे। तो याद रखिएगा, आशुद्ध जल जो है वो पूर्ण रूप से शुद्ध होता है। और अशुद्ध जल को प्राप्त कैसे करते हैं, तो अशुद्ध जल को जब जल का आसवन करते हैं हम लोग, तो जल का आसवन करने से हमें अशुद्ध जल प्राप्त होता है। और आसवन के बारे में हम पिछले चैप्टर्स में आपको डिस्कस कर चुके हैं कि आसवन क्या होता है। चलिए एक बार हल्का सा फिर इसको रिवीजन कर देते हैं। आसवन वह प्रोसेस है जिसमें जल को लेते हैं हम लोग कंटेनर में और उसको हीट करते हैं। जल को हीट करते तो वो वेपर के फॉर्म में चेंज होता है, और जब वेपर के फॉर्म में चेंज होता है तो उसे हम कंडेंस कर लेते हैं।
ठीक है, और कंडेंस करके उसको द्रव में चेंज कर देते हैं। तो जो वेपर है कंडेंस होने के बाद द्रव में चेंज हो करके प्राप्त होता है वो आसुत जल होता है। तो उसे हम, इस विधि को हम आसवन विधि कहते हैं। यानी शुद्ध जल प्राप्त करते हैं हम, उसमें से मिनरल्स को निकाल देते हैं और जब जो जल बचता है वो आसुत या शुद्ध जल होता है। जैसे कि आप देखते होंगे आपके घरों में आरओ का मशीन होगा, तो आरओ क्या करता है, वो सारे मिनरल्स को मार देता है, मिनरल्स को ख़त्म कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। तो आरओ मिनरल्स को क्या करता है, डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। लेकिन यदि ऐसे जनरली हम नल का पानी यूज करें तो उसमें मिनरल्स पाए जाते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कि हॉस्पिटल में जो पानी चढ़ता है उसमें मिनरल्स की क्वांटिटी नहीं होती है, इसीलिए वो आसुत जल होता है। क्लियर? तो आसुत जल ये हुआ। तो जल के बारे में हमने ये कहा था कि शुद्ध जल जो होता है वो विद्युत का कुचालक होता है। अब दिमाग में आपका आ रहा है कि भाई जल में जब हम हाथ डालते हैं और बिजली का वायर वहाँ पे होता है तो करंट लगता है, लेकिन सर ने कहा कि शुद्ध जल जो है ये विद्युत का कुचालक होता है, इसका क्या मतलब हुआ? तो शुद्ध जल में क्या होते हैं कि मिनरल्स नहीं पाए जाते हैं, आयनिक फॉर्म में वो नहीं होते हैं, इसलिए वो विद्युत का कुचालक होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि विद्युत का कुचालक होता है तो शुद्ध जल। ठीक है, तो आइए इसके बारे में और चर्चा करते हैं। बोर्ड पे इसको फिर से एक बार समझते हैं। ओके, जल का अणुसूत्र सबसे पहले तो आप लोग जान चुके हैं कि जल का अणुसूत्र जो होता है, जल का अणुसूत्र होता है H2O होता है। H2O ये अणुसूत्र प्रदर्शित क्या कर रहा है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या है, 2:1 है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो जो है, दो संबंध है, एक के अनुपात में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलने हैं, यानी एक निश्चित अनुपात में मिल करके जल नामक यौगिक को बनाते हैं। यदि देखिए यहाँ पे H2 मतलब 2 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 1, ठीक, इसलिए हमने लिखा कि H2O = 2:1, यानी 2 और 1 के अनुपात में मिलेंगे तब भी जल बनेगा। यदि 2 और 1 के अनुपात में नहीं होंगे तो फिर कोई अदर यौगिक बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 संबंध 1 के अनुपात में ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जल में मौजूद है। अगली बात देखेंगे हम लोग कि ये जो है पृथ्वी पे 71% है। पृथ्वी पर दो तरह से लेंगे, जल पृथ्वी पर और जल मनुष्य के शरीर के अंदर। तो ये आपने देखा 71%, लगभग 71% या 3/4 भाग पर। ठीक है, जल पृथ्वी पर 71, लगभग 71% या 3/4 भाग पे पाया जाता है, जबकि मनुष्य के शरीर के अंदर भार का 65 to 70% पाया जाता है। $65 to 70% पाया जाता है। ओके, तो ये स्थिति है जल की, और पृथ्वी पे ही ये अभी तक देखा गया है। इसके बाद मंगल पे रिसर्च हो रहा है कि शायद जल की संभावना वहाँ भी है, तो फिर मनुष्य वहाँ भी रहने की प्लानिंग बना रहा है। ठीक है, वो अलग बात है, अभी रिसर्च चल रहे हैं। अब इसके बाद आपने देखा था कि जल जो होता है पृथ्वी पे कहाँ कहाँ पे होता है, इसको भी थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देख लीजिए कि पृथ्वी के ऊपर कई पार्ट्स हैं, कई भाग हैं, जैसे समुद्र हो गया, फिर से भूमि के अंदर भी कुछ पार्ट हैं, फिर ग्लेशियर के रूप में कुछ पार्ट है। तो जल किन किन रूपों में पृथ्वी के ऊपर उपस्थित है, इसकी चर्चा करेंगे हम। देखिए, पृथ्वी पे हमने बता दिया कि समुद्री जल कितने % होते हैं, ग्लेशियर और बर्फ के रूप में कितना % जल है, और भूमिगत जल कितना % है। तो आइए देखते हैं। 97% समुद्री जल 97% भाग है, ग्लेशियर और बर्फ के रूप में जो जल है ये 2% है, भूमिगत जल जो है आपका 1% है, और इसी भूमिगत जल को हम यूज करते हैं दैनिक जीवन में।
भूमिगत जल मतलब ऐसे जल जो नदी, तालाब, झरनों आदि से प्राप्त किए जाते हैं वो भूमिगत जल कहलाते हैं, और इसी से पेयजल भी हमको प्राप्त होता है। तो परसेंटेज लिख लेते हैं, 97%, 2% और ये 1%। क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि पृथ्वी पर भूमिगत जल कितना प्रतिशत है, या पृथ्वी के भूमिगत जल के कितने % भाग को हम यूज कर सकते हैं, तो 1% आंसर होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको भी, मिटा दे इसको। अब आते हैं, हम चर्चा करेंगे जल के घनत्व के बारे में। ठीक है, तो जल का घनत्व देखिए, जल का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। ठीक, फिर से हमने बताया था कि शुद्ध जल का क्या रोल होता है, जैसा कि अभी सभी लोग जान चुके हैं, शुद्ध जल विद्युत का कुचालक होता है। ठीक है, शुद्ध जल प्राप्त कैसे करते हैं, तो आसवन विधि द्वारा। ठीक है, शुद्ध जल यानी कि जो इनमें मिनरल ना हो, जिसमें खनिज ना हो, यानी शुद्ध, जब जल से खनिजों को निकाल देते हैं, मिनरल्स को निकाल देते हैं, तो वो जल शुद्ध जल होता है। ठीक है, और इसे हम आसवन विधि द्वारा प्राप्त करते हैं। ठीक है, चलिए अब इसके बारे में फिर एक और देख लीजिए। जल का इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है कि विश्व पे हम जल दिवस मनाते हैं। पूरे विश्व में हम जल की संरक्षण के लिए, जल के उचित उपयोग के लिए एक दिवस मनाते हैं, जिसे बोलते हैं विश्व जल दिवस, और ये है 22 मार्च को मनाते हैं। ठीक है, ये जल के संरक्षण के लिए, जल के उचित उपयोग के लिए पूरे विश्व में विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाई जाती है। और अब हम पढ़ेंगे जल के गुणों के बारे में। ठीक है, तो जल के हर चीज के गुण होते हैं, प्रत्येक व्यक्ति या वस्तु के पास गुण होते हैं, और गुण के साथ क्या होते हैं, अवगुण भी होते हैं। यानी हर व्यक्ति या वस्तु के साथ मेरिट और डिमेरिट दोनों ही जुड़े हुए हैं। वैसे ही जल के पास भी मेरिट भी है और डिमेरिट भी है। जब जल, देखिए मेरिट कैसे है या उसके गुणों के बारे में हम बात करेंगे, तो जल के पास 2 तरह के गुण होते हैं, एक होती है भौतिक गुण और एक होती है रासायनिक गुण। तो भौतिक गुण जो होता है आपका, कैसे हम पहचानेंगे और रासायनिक गुण को कैसे पहचानेंगे, तो देखिए भौतिक गुण क्या होता है। यदि किसी व्यक्ति या वस्तु के बाहरी रूप रंग को देख करके हम इंफॉर्मेशन देते हैं तो वो भौतिक गुण होता है। किसी भी व्यक्ति या वस्तु के यदि बाहरी रूपरेखा को देख करके हम उसके बारे में वर्णन करते हैं तो वो भौतिक गुण होता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि कोई व्यक्ति है तो आप बताएंगे कि उसको देख करके ये लंबा है, नाटा है, दुबला है, मोटा है, गोरा है, काला है, जो भी उसकी बाहरी स्ट्रक्चर को देख के आपने बताया वो उसकी भौतिक गुण थे। और इंटरनल जो भी क्वालिटीज होगी वो सब आंतरिक गुण होंगे। वैसे जैसे पेन को देखिए, मार्कर को देखिए, ये मार्कर आप बताएंगे बेलनाकार होता है। ठीक है, ये मार्कर बेलनाकार है, यानी आप इसकी बाहरी रूपरेखा को बता रहे हैं, यानी ये भौतिक गुण हुआ। तो वैसे जल को जब बाहरी रूप से एक्सप्लेन करेंगे तो वो भौतिक गुण, और जब आंतरिक रूप से एक्सप्लेन करेंगे उसके कंपोजिशन के बारे में, बनावट के बारे में, तो वो होगा रासायनिक गुण। तो आइए देखते हैं भौतिक और रासायनिक गुणों को। ठीक है, भौतिक गुण क्या होते हैं, रासायनिक गुण क्या होते हैं। जैसे कि आप बताते हो जल रंगहीन होता है, आप उसको बाहर से देख के बताते हैं रंगहीन होता है, कलरलेस होता है। जल का कोई भी कलर नहीं होता है। आप जल को उठा करके
यदि ग्रीन कलर में मिलाते हैं तो ग्रीन हो जाता है, ब्लू कलर में मिलाते हैं तो ब्लू हो जाता है। उसमें जो भी पिगमेंट आप मिलाते हैं, जो भी कलर मिलाते हैं, उस कलर का जल हो जाता है। यानी जल का अपना कोई रंग नहीं होता है, वो रंगहीन होता है। ठीक है, तो आपने बाहर से देख के इस क्वालिटी को एक्सप्लेन किया, तो ये एक भौतिक गुण हुआ। फिर आप बताते हो कि जल स्वादहीन होता है। क्या होता है? स्वादहीन होता है, यानी उसमें स्वाद नहीं होता, टेस्ट नहीं होता है, खट्टा तीता मीठा ऐसे कुछ जल नहीं है। आगे हम बताएंगे कि जो लवण युक्त होते हैं वो मीठे भी होते हैं, लेकिन यहाँ पे जनरली जल जो होते हैं वो स्वादहीन होते हैं, रंगहीन होते हैं, स्वादहीन होते हैं, स्मेल नहीं होता है, ये गंधहीन भी होते हैं। अगली बात, इनके आर पार जल की हम यदि ग्लास में एक रख दें, शीशे की ग्लास हो और उसमें जल को हम फिल कर दें और इस ग्लास में जल को फिल करके उसके आर पार देखें तो उसकी ग्लास के दूसरे साइड में जो वस्तु है वो भी हमको दिखेगी। ठीक ना? तो जब किसी वस्तु के आर पार देख सकते हैं हम तो उसे बोलते हैं पारदर्शक, यानी जल की हम आर पार देख सकते हैं इसीलिए वो पारदर्शक हुआ। ठीक है, या ऐसे भी कह सकते हैं, लाइट के सेंस में कहेंगे तो कहेंगे कि वे वस्तुएं जिनमें से लाइट आर पार निकल जाए, क्रॉस कर जाए, तो वो पारदर्शक होती है। तो वो लाइट चैप्टर में उसको पढ़ा जाएगा। अभी फिलहाल आप इतना जानिए कि जिसके आर पार देख सकते हैं वो पारदर्शक होते हैं। तो जल के आर पार हम देख सकते हैं, उसकी अलग साइड की चीज़ों को भी हम देख सकते हैं, इसलिए वो पारदर्शक हुआ। तो ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज अर्थात भौतिक गुण है, क्योंकि बाहर से ही देख के हम डिसाइड कर लिए कि जल की क्या क्या क्वालिटीज हैं। तो देखिए, पहला, ये रंगहीन होते हैं। दूसरा, गंधहीन होते हैं। तीसरा, स्वादहीन होते हैं। चौथा, पारदर्शक होते हैं। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, निम्न में से कौन सा जल का भौतिक गुण नहीं है? ठीक है, तो मान लीजिए आपने देख लिया ये सब, इसमें से एक ऑप्शन हटा देगा, स्वादहीन हटा देगा और यहां पे लिख देगा गलनांग। 4 ऑप्शन होंगे आपके सामने। पूछ देगा निम्न में से कौन सा जल का भौतिक गुण नहीं है। ठीक है, तो गलनांक यहाँ पे देखिए, इसको बताया गया भौतिक गुण होते हैं, ये भी भौतिक गुण है और ये भी भौतिक गुण है। बट गलनांक जो होता है वो भौतिक गुण नहीं होता है, रासायनिक गुण होता है। ठीक है, इसको अभी समझेंगे हम लोग आगे, लेकिन सॉरी, गलनांक नहीं लेंगे, गलनांक तो बर्फ का हो जाएगा, क्वथनांक लिख देते हैं। गलनांक की जब थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, क्वथनांक कर दीजिए, क्योंकि जल की बात कर रहे हैं। ठीक है, जल की 3 अवस्थाएं होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, तो तीनों के बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ पे हम लिक्विड फेज की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप क्वथनांक लीजिए, गलनांक की जगह पे क्वथनांक लीजिए। क्वथनांक ले लीजिए। ठीक है, क्योंकि ये लिक्विड फेज से संबंधित है। ठीक है, अब आते हैं रासायनिक गुण पे। देखिए, रासायनिक गुण में आते हैं। रासायनिक गुण को समझने से पहले हम जल की स्टेज के बारे में समझेंगे, अवस्थाओं के बारे में समझेंगे। जैसे कि हमने पदार्थ चैप्टर में आपको पढ़ाया था कि पदार्थ की मुख्यतः 3 अवस्थाएं होती हैं। ये बेसिकली आप लोग शुरू से भी पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन अब चौथी और 5वीं अवस्था की भी खोज हो चुकी है। तो पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस। चौथी आपको बताया गया था प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट बताया गया था 5वीं को। ठीक है, तो 5 अवस्थाएं प्राप्त हो चुकी हैं, लेकिन मुख्य रूप से अभी तक आप लोगों ने छोटे क्लासों में 3 ही पढ़ा होगा, ठोस, द्रव और गैस। तो पदार्थ की जो 3 अवस्थाएं पढ़े थे, तो जल भी एक पदार्थ है और इस जल की भी 3 अवस्थाएं हो सकती हैं, यानी जल 3 अवस्थाओं में एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, तो देखिए जल की 3 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं। जल की 3 अवस्थाएं, ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, जल की 3 अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव और गैस। तो देखिए, जल जब ठोस रूप में होता है तो उसे बर्फ बोलते हैं, आप सभी लोग जानते हैं। जल जब ठोस रूप में होता है तो उसे बर्फ बोलते हैं। जल जब द्रव रूप में होता है तो उसे पानी या जल ही बोलते हैं। और जल जब गैसीय रूप में होता है तो उसे जलवाष्प बोलते हैं। तो जल एक ऐसा पदार्थ है जो तीनों अवस्थाओं में रह सकता है। ठीक है, तो देखिए लिखते हैं यहाँ पे, ठोस अवस्था में बर्फ बोलेंगे,
ठोस अवस्था में जल को बर्फ बोलते हैं, द्रव अवस्था में इसे जल या पानी बोलते हैं, और गैस अवस्था में इसे जलवाष्प बोलते हैं। ठीक है, जैसा कि आप लोग बोर्ड पे देख रहे हैं, जल की तीनों अवस्थाओं के क्या नाम है, इसको हमने लिख दिया। ठीक है, अब बात यहाँ पे दिमाग में ये क्लिक कर रही है, कई लोग सस्पिशन में होंगे कि द्रव और द्रव्य में क्या अंतर है। तो देखिए, द्रव और द्रव्य में क्या अंतर है। द्रव मतलब कि पदार्थ की तरल अवस्था, जैसे घी, तेल, ये सब तरल अवस्था में होते हैं। तो पदार्थ जब तरल अवस्था में होता है तो उसे द्रव बोलते हैं, और पदार्थ का ही सिनोनिम होता है द्रव्य। द्रव्य मतलब पदार्थ, यानी तीनों चीज। देखिए यहाँ पे द्रव मतलब तरल अवस्था। ठीक है, द्रव मीन्स तरल अवस्था, जबकि द्रव्य क्या होता है, पदार्थ को ही बोलते हैं। ठीक है, और ये तीन प्रकार के होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। चौथा और पांचवा तो आपको पता ही है। तो यहाँ पे द्रव्य मतलब इन सब की बात कर रहे हैं, यानी पदार्थ की बात कर रहे हैं, और केवल द्रव बोल दे तो पदार्थ की केवल एक अवस्था, यानी हम जल की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यही अंतर है द्रव और द्रव्य में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अब देखते हैं रासायनिक गुण। तो देखिए, क्वथनांक जो होता है, गलनांक जो होता है, हिमांक जो होता है, इसके बारे में आपने सुना होगा, इसको सुन रखा होगा। यदि साइंस के स्टूडेंट होंगे आप लोग तो इसके बारे में सुन रखा होगा। तो ये जो क्वथनांक, हिमांक और गलनांक की बात कर रहे हैं हम लोग, तो ये तीनों ही क्या है, क्वथनांक, गलनांक और हिमांक तीनों ही रासायनिक गुण है, यानी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर है। ठीक है, तो आइए समझते हैं क्वथनांक क्या होता है, गलनांक क्या होता है, हिमांक क्या होता है। ठीक है, क्योंकि जल तीनों ही अवस्थाओं में एग्जिस्ट करता है। तो जब बर्फ अवस्था में एग्जिस्ट करता है तो इसका गलनांक निकालेंगे हम। ठीक है, बर्फ अवस्था में होगा तो इसका गलनांक निकालेंगे, जब द्रव अवस्था में होगा तो इसका क्वथनांक निकालेंगे, और जब इसको हिमांक भी निकाल सकते हैं और क्वथनांक भी निकाल सकते हैं जल अवस्था का। ठीक है, और इस अवस्था में द्रवणांक निकालते हैं। जलवाष्प जब द्रव में बदल जाता है द्रवणांक, तो द्रवणांक कभी नहीं पढ़ेंगे। अभी हम तीन चीज़ों की चर्चा करेंगे, क्वथनांक, हिमांक और गलनांक की। तो आइए क्वथनांक देखते हैं। जल के संदर्भ में हम दो ही चीज पढ़ेंगे अभी,